स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण स्टार्ट किया था। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की उस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे कि हमारी किताब में दिखाया गया है। CO जो कि गैस है प्लस 2H2 ये भी गैस है। 340 ATM ये बनता है CH3OH जो कि लिक्विड बनता है। सेकंड अभिक्रिया है 6CO2 जो कि एक्वा फॉर्म में है प्लस 12H2O जो कि लिक्विड है, जिसको सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो C6H12O6 एक्वा जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है प्लस 6O2 जो कि एक्वा फॉर्म में है प्लस 6H2O जो कि लिक्विड बनता है। हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक अभिक्रिया देखते हैं जो कि हमारी किताब में दी गई है। CaO जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसकी रिएक्शन H2O लिक्विड मतलब जल के साथ करवाता है तो CaOH का होल डाई एक्वा प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसा कि हमने हमारी परिभाषा में लिखा था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, अर्थात बिना बुझे हुए चूने से बुझे हुए चूने में परिवर्तन की क्रिया संयोजन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ है उसका उपयोग हम दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना है वो वायु में उपस्थित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और एक पतली परत बना देता है, जिससे कि पुताई करने के बाद 2-3 दिन के बाद उस पर चमक आ जाती है। संगमरमर होता है, उसका रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अब हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, कोयले के दहन की जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जब हम कार्बन जो कि सॉलिड अवस्था में होता है उसको O2 ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस का निर्माण होता है। ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। जब H2 जो कि गैस होती है प्लस O2 जो भी गैस होती है, दोनों मिला के H2O जो कि जल है लिक्विड उसका निर्माण करते हैं। कभी कभी अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का जो मिश्रण होता है वह गर्म हो जाता है। देखते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कि अभी हमने पढ़ा कि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि जो मिश्रण होता है वह गर्म हो जाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक गैस का दहन। जब CH4 जो कि मीथेन गैस होती है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो CO2 गैस प्लस 2H2O जो कि भी गैस होती है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जानते हैं जो शोषण होता है वह भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण होता है। इसका अभिक्रिया निम्न प्रकार से हैं। C6H12O6 एक्वा जो कि ग्लूकोज होता है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन एक्वा के साथ करवाई जाती है तो CO2 एक्वा प्लस जल प्लस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरा जो कि वियोजन अभिक्रिया या जिसको कि अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल जानते हैं। जैसा कि हमारी किताब में दिया गया है FeSO4 जो कि एक फेरस सल्फेट होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड होता है प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसा कि वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा में हमने देखा था कि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो फेरिक सल्फेट है वो टूटकर अलग अलग उत्पाद बना रहा है, इसलिए यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
ये वियोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसा कि हमारी किताब में दिया है, CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। CO जो कि बुझा हुआ चूना होता है, इसका प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। चलिए वियोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण देखते हैं। PbNO3 का होल डाई जो कि लेड नाइट्रेट होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो यह PbO जो कि लेड ऑक्साइड प्लस NO2 जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस में टूट जाता है। चलिए वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि श्वेत रंग का होता है, जब हम उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसका जो श्वेत रंग है वो दूसरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag प्लस Cl2, Ag मतलब सिल्वर, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इस वजह से उसका श्वेत रंग दूसरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण दिया गया है। AgBr जो कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जब उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह Ag मतलब सिल्वर प्लस Br2 गैस ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है वे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। अभिक्रियाओं के प्रकार में तीसरे नंबर पर हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये हमारी किताब में एक अभिक्रिया दी हुई है Fe जो कि सॉलिड अवस्था में होता है प्लस CuSO4 जो कि एक्वा अवस्था में होता है। CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो FeSO4 एक्वा प्लस कॉपर जो कि सॉलिड अवस्था में होती है वो अलग हो जाती है। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बनता है। जैसा कि हमने इस अभिक्रिया में देखा, एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटा दिया, या हम इसको यूँ कह सकते हैं दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया। यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण देखते हैं। Zn मतलब जिंक जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, उसकी अभिक्रिया CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वा के साथ करवाई जाती है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाती है। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया या विस्थापित कर दिया, इसलिए यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया Pb जो कि लेड होता है सॉलिड अवस्था में, यहाँ पर CuCl2 जो कि कॉपर क्लोराइड होता है एक्वा अवस्था में। यहाँ पे जब दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो PbCl2 लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर अलग हो जाती है। यहाँ पर भी Pb ने Cu को अलग कर दिया, इसलिए यह भी विस्थापन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर ही हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं और उस अभिक्रिया में एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में घुलता नहीं है अर्थात अविलेय होता है, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम वापस आते हैं हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया पर, को भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसा कि हमारे किताब में एक एग्जाम्पल दिया है, चलिए उसी को देखते हैं। जब Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट होता है एक्वा अवस्था में, उसकी अभिक्रिया BaCl2 जो कि बेरियम क्लोराइड होता है वह भी एक्वा अवस्था में होता है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो BaSO4 जो कि बेरियम सल्फेट होता है जो सॉलिड होता है प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वा अवस्था में होता है, इसका निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से हम अब द्विविस्थापन की परिभाषा लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि हम अपने ऊपर वाली अभिक्रिया में देख चुके हैं। जब हम जानते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन कहते हैं, और किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमारी किताब में लिखा है, यह अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं CO कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है तो हमें कॉपर मिलता है प्लस जल मिलता है। हम यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का उपचयन हुआ है, इसलिए एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित का मतलब होता है कि जो उसके ऑक्सीजन की संख्या बढ़ना, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित मतलब उसके ऑक्सीजन की संख्या कम होना होता है। इन
क्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। CO जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है तो कॉपर प्लस H2O प्राप्त होता है। जैसा कि हमें दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड बाद में कॉपर रह जाती है, इसलिए ऑक्साइड वहाँ से हट गया। हटने का मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो Zn मतलब जिंक प्लस CO का निर्माण होता है। चलिए तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। MnO3 प्लस 4HCl, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, MnO2 था, बाद में आकर MnCl2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए यहाँ पे अपचयन हुआ और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए यहाँ पे उपचयन हुआ। अतः ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले संक्षारण। संक्षारण होता क्या है? जब हम किसी लोहे की बनी वस्तुएं जो कि हम लेके आते हैं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें भी ऐसा ही परिवर्तन होता है, जैसे चांदी, तांबा, इन पर भी एक परत चढ़ जाती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। प्रक्रिया का दैनिक जीवन में दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जब हम किसी ज़्यादा दिन तक तेलीय सामग्री या खाने को खुला छोड़ देते हैं तो उस पर फफूंद आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है, उसकी स्वाद, गंध सब बदल जाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम ऐसे बर्तन का यूज़ करते हैं जिसमें कि हवा प्रवेश न करें। जैसे कि आपको पता होता है, जो चिप्स बाज़ार में आते हैं उनमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि उपचयन ना हो सके और वो ख़राब ना हो सके। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।